नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो है आपके लिए बेहद खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। देश में गहरा रहा है कैंसर का खतरा। हर रोज हो रही है औसतन 1300 लोगों की मौत। दिल के दौरे के बाद सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से। पानीपत का बुआना गांव बना खेलों की नर्सरी। सैकड़ों बच्चे सीख रहे हैं खेलों के दांव पेच। खेलो इंडिया मुहिम का हुआ असर। कश्मीर के युवाओं का हुनर, क्रोशी से बना रहे हैं खूबसूरत कपड़े। ऑनलाइन स्टोर से हो रही है खूब कमाई। खुले रोजगार के नए रास्ते। और आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं हफ्ते की बड़ी खबर से। देश में कैंसर तेजी से फैल रहा है और मौत के सबसे प्रमुख कारणों में से एक बन गया है। ये जानकर शायद आपको हैरत हो कि कैंसर की वजह से रोजाना औसतन 1300 लोगों की मौत हो जाती है। इसका खतरा महिलाओं में और भी ज्यादा है। हालांकि कैंसर के इलाज की दिशा में मेडिकल साइंस ने अच्छी प्रगति की है, बावजूद इसके ये भ्रम कायम है कि कैंसर एक असाध्य रोग है। ऐसी गलतफहमियों ने इसे और भी बड़ी समस्या बना दिया है। पिछले हफ्ते 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम वी कैन आई कैन रखी गई और दुनिया ने इससे निपटने का संकल्प दोहराया। भारत में कैंसर की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। कैंसर एक विश्वव्यापी रोग है और इसकी भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व का तकरीबन हर परिवार किसी न किसी रूप से कैंसर से पीड़ित है। विश्व में मौत की 6 सबसे प्रमुख बीमारियों में कैंसर भी एक है। कैंसर भारत में मृत्यु के सबसे प्रमुख कारणों में एक बन गया है। दिल के दौरे के बाद सबसे ज़्यादा मौतें कैंसर से हो रही हैं। ब्रेस्ट, सर्वाइकल, गॉल ब्लैडर और मुंह के कैंसर के दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले भारत में ही सामने आते हैं। भारत में कैंसर पीड़ित होने की सबसे ज़्यादा दर पंजाब में है। वहाँ औसतन हर रोज़ 18 लोगों की मृत्यु इस रोग के कारण होती है। कैंसर से मरने वालों में 71% 30 से 69 साल की उम्र के लोग हैं। इनमें 15% बच्चे और किशोर हैं, जबकि दुनिया में इस उम्र वर्ग में कैंसर से मौत का औसत सिर्फ 0.5% है। हमारे बॉडी में सेल्स कुछ जो नॉर्मल होते हैं उनमें सेल्स में म्यूटेशन आ जाती है और फिर उसके बाद वो जो सेल्स हैं, एबनॉर्मल जो सेल्स हैं, वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि अर्ली स्टेजेस में उसका पता नहीं चलता, लेकिन एज एंड व्हेन जब कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है, डिजीज़ प्रोग्रेशन, तो वो इतना बढ़ जाता है, एडवांस स्टेज में चला जाता है कि उसका ट्रीटमेंट या जो भी मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं उनको हम अगर यूज़ करें तो कैंसर जो है वो उसका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाता। भारत में कैंसर के आंकड़े चिंताजनक हैं। कैंसर का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ब्रिक्स के सर्वे के मुताबिक 2012 तक तंबाकू जनित उत्पादों के सेवन से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि देश की जीडीपी में भी 0.36% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भविष्य में इस बीमारी के और विकराल होने को लेकर आगाह किया है। इसके सर्वे के मुताबिक साल 2020 तक 17,30,000 नए लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। तब तक 8,80,000 लोग इस रोग के कारण मौत का शिकार बनेंगे। सबसे ज्यादा मौतें ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से होंगी। हमारे पास लिमिटेड अवेयरनेस है, जिसको कि हमें बहुत ज़रूरी है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कि अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस किया जाए। हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो उनकी कमी है। तो जब तक पेशेंट टर्शरी केयर सेंटर में आता है तब तक पेशेंट का एडवांस स्टेज कैंसर हो चुका होता है और उसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल होता है। अगर हम इसको अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ,
अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ। तो ये जो 15 मिलियन की बात कर रहे हैं या जो 15 लाख की बात कर रहे हैं हम अपने देश में, उसमें से 90% हम लोगों की जान बचा पाएंगे। कैंसर के मरीजों में मृत्यु दर घटाने के लिए जरूरी है कि रोग का जल्द निदान हो और इसका इलाज समय से हो, लेकिन भारत में 70% मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता। वो तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब ये रोग काफी फैल चुका होता है। इससे निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। देश के ग्रामीण इलाकों समेत एक बड़े हिस्से में आज भी कैंसर को लेकर कई गलतफहमियां हैं। देश में इस रोग को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। आम लोगों के लिए कैंसर जांच के आसानी से उपलब्ध कारगर इंतजाम भी नहीं है। इस कारण अक्सर इस बीमारी का काफी देर से निदान होता है। हमने अब 4th टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को जो है स्टार्ट कर दिया है, इनिशिएट किया है ट्रायल्स में, जिसको कि हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसमें करते क्या है कि हम पेशेंट के ही सेल्स के, पेशेंट की इम्यून सिस्टम को ऐसे एजुकेट दे देते हैं, ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि वो सिर्फ जाके कैंसर सेल्स को ही मारे। तो इम्यूनोथेरेपी जो है, जिसके लिए सरकार ने हमें सहायता दी, जो मैं चाहता हूँ कि ये मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया एफर्ट था, ये एक ऐसी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी कैंसर पेशेंट्स के लिए जिससे कि उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 27 केंद्रों को कैंसर उपचार की मान्यता दी है। 21 राज्यों में कई जिलों में कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण, मधुमेह, हृदय रोग और आघात के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कैंसर केंद्र और सरकारी अस्पताल में 6 करोड़ तक आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई को लेकर स्थिति उत्साहजनक नहीं है। देश में 300 कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर हैं, लेकिन उनमें से लगभग 40% में ऐसे उपकरण नहीं हैं जिनकी कैंसर के एडवांस्ड स्टेज में जरूरत पड़ती है। ऐसे में जाहिर है भारत में उन्नत मेडिकल तकनीक और आधुनिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की खास जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खिलाड़ियों की एक नर्सरी की। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम कमाया है। ये खिलाड़ी ज्यादा गांव से ही निकले हैं। इन खिलाड़ियों की कामयाबी एक मिसाल बन गई है और ये मिसाल गांव-गांव में खिलाड़ियों को दुनिया के मंच पर अपना हुनर, अपना दम दिखाने का सपना दिखा रही है। खेलो इंडिया की शुरुआत से इन खिलाड़ियों को अपने सपने को हकीकत में बदलने का हौसला मिल रहा है। पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव को खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। आइए चलते हैं बुआना और देखते हैं ये नर्सरी। बुआना लाखू गांव हरियाणा के पानीपत जिले में सबसे बड़े गांवों में से एक है। इसकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। पहली नजर में गांव सुस्त और काफी फुर्सत में नजर आता है, लेकिन इस गांव के बच्चों और नौजवानों में एक बेचैनी भरी हुई है। ये बेचैनी है खेलों की दुनिया में नाम कमाने की, और इसके लिए ये लड़के लड़कियां सुबह शाम पसीना बहा रहे हैं। यह गांव बॉक्सिंग और कुश्ती की नर्सरी बन गया है, और इस नर्सरी में बन रहे हर बॉक्सर और पहलवान की तमन्ना है दुनिया में अपना और देश का नाम पैदा करना। मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं देश के लिए। ओलंपिक में मेडल लेना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना सर। पहले तो रोहतक गए थे स्टेट में, फिर दिल्ली गए थे नेशनल खेलने के लिए। अच्छा, कैसा रहा परफॉर्मेंस? अच्छा रहा, दोनों में गोल्ड आया। यहाँ बच्चे सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दाव पेंच सीख रहे हैं, और यह दाव पेंच उनको सिखा रहे हैं नरेंद्र मलिक। मलिक को खेलों में प्रदर्शन के लिए भीम सम्मान से नवाजा जा चुका है। कोई 4 साल पहले उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से गांव में कुश्ती की एकेडमी शुरू की। उन्होंने यहां 8 साल से लेकर 18 साल तक के लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। फिलहाल इनकी एकेडमी में 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां हैं। इन पहलवानों ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं।
खेलो इंडिया के तहत जो नर्सरियाँ भारत को सरकार ने है ना दी है ना, तो वो हमारे सेंटर पे आई है। उसके अंदर हमारे 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या है कि 1500 रुपये दे रही है गवर्नमेंट। इससे ऊपर जो एज कैटेगरी है उसके अंदर 2000 रुपये दे रखे हैं। बुआना लाखो गांव में एक व्यक्तिगत प्रयास अब एक संस्था की शक्ल ले रहा है। भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत बुआना लाखो गांव के अखाड़ों में ट्रेनिंग ले रहे बच्चे अब मिट्टी में नहीं लड़ते। उनकी ट्रेनिंग गद्दों पर हो रही है। इसके अलावा उनकी खुराक का इंतजाम भी किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से ऐसा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट ने वैसे हमारे को एक मैट दे रखा है, 36 गद्दों मैट दे रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे को बेहतर गद्दों मैट मिले और हमारे को हॉल है और साथ में जिम वगैरह है, उसकी सुविधा भी मिले। बुआना लाखो गांव के ये ज्यादातर खिलाड़ी गरीब किसान परिवारों से आते हैं। इन खिलाड़ियों के पास जज्बा है, हुनर है, सपना है और उनके हुनर को निखारने वाला कोच है। और अब खेलो इंडिया ने इन खिलाड़ियों में से कुछ को पहचान दी है। खेलो इंडिया स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इसके जरिए विभिन्न खेलों में स्कूली स्तर पर प्रतिभा की पहचान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाना है। इस योजना के तहत 10 से 18 साल तक के करीब 20 करोड़ बच्चों को राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान में शामिल किया जाना है। Today, the level of performance may not be as high as probably what the international level demands. But I am very sure and confident that in 3 to 4 years, the level of competition will be as high, as international as the level of broadcast happening today. इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स छात्रवृत्ति योजना शामिल की गई है। इस योजना के तहत प्राथमिकता वाले खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें 8 साल तक हर साल 5-5 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जानी है। योजना में सामुदायिक कोचिंग, टैलेंट सर्च, स्कूली बच्चों में खेल को बढ़ावा, महिलाओं को खेल के लिए प्रोत्साहन, ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा और खेल सुविधाओं का विकास शामिल किया गया है। खेलो इंडिया इन बच्चों के सपनों को पंख लगाने में मदद दे रहा है। इन बच्चों को बस थोड़ा सा सहारा और प्रोत्साहन मिले तो आने वाले दिनों में इन खिलाड़ियों को खेल जगत का सितारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर अपनी सुंदरता और बेहतरीन कलाकारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ की खूबसूरत वादियां आतंकियों के निशाने पर रही हैं। दहशतगर्दी ने कश्मीर के विकास को खासा चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से बेरोजगारी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। लेकिन अब कश्मीर के युवा अपने हुनर से रोजगार के नए नए मौके तलाश रहे हैं और अपनी मेहनत और लगन से खुद को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। देखिए ये रिपोर्ट। धागे और क्रोशिया की ये कदम ताल, और बन गया ये खूबसूरत कैप, मफलर, बुटीज और शॉल। कश्मीर के इन युवाओं के हाथों में हुनर की कोई कमी नहीं है। बिनिश खान और उमैरा ने 2015 में क्राफ्ट वर्ल्ड कश्मीर नाम से एक ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की थी। इस ऑनलाइन स्टोर के जरिए ये लोग क्रोशिया से बने बेहतरीन वुलन शॉल, रबर बैंड, मफलर, दास्ताने, कैप और कई तरह के फैशनेबल कपड़े बनाकर बेचते हैं। तो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया छोटी छोटी चीज़ें बनाने से, जैसे बूटीज़ बनाई हम लोगों ने, हैंड वार्मर्स बनाए हम लोगों ने, कैप्स वगैरह बनाई, काउल्स बनाए। तो अब स्लोली हम लोगों ने इसमें बहुत सारा एड ऑन कर चुके हैं हम लोग। हाथों से बने ये सभी सामान देखने में जितने आकर्षक हैं, इस्तेमाल करने में भी उतने ही आरामदायक। नई नई और ट्रेंडी चीजों के शौकीन लोगों में इन खूबसूरत सामानों की खूब मांग है। इस ऑनलाइन स्टोर से न केवल इन लोगों की कमाई होती है, बल्कि यहाँ दूसरे लड़के और लड़कियों को भी हाथों के हुनर को निखारने की ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके जरिए इन युवाओं को भी रोजगार की एक नई राह मिली है। कश्मीर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, तो इंसान अगर ट्राई करेगा ये सीखने में, अगर उसको खुद सेटिस्फाई है कि नहीं मुझे मज़ा आ रहा है ये काम करते हुए, तो उसको इससे जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है इससे, तो अच्छा खासा वो कमा सकता है इस चीज़ को लेकर। क्राफ्ट वर्ल्ड कश्मीर के सामानों की न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खूब डिमांड है। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए विदेशों में हाथ से बुने इन कपड़ों को भेजा जाता है। बिनेश खान का कहना है कि विदेशों से मिल रहे अच्छे रिस्पांस के बाद अब वो इस व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। कश्मीर, जिसे भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, अपनी खूबसूरती और सुंदर कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन पिछले कई सालों से धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला ये इलाका आतंकियों की दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ है। नतीजा इस इलाके के विकास में भी बाधा आई है और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। लेकिन ये कश्मीर के युवाओं का हौसला, उनकी मेहनत और उनके हुनर का ही नतीजा है कि आज वो विश्व के बाजार में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आदिवासी समुदायों को जानने समझने की हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलेंगे असम के बक्सा जिले में और मिलेंगे कछारी आदिवासियों के सबसे बड़े समूह बोडो आदिवासी समुदाय से और रूबरू होंगे इनकी खास जीवन शैली से। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के बोडो आदिवासी कछारी आदिवासियों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। असम के बक्सा जिले के गांवों में बसे बोडो आदिवासियों के घर बांस और मिट्टी से बने हैं। घरों में साफ सफाई खूब है। परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी बेहद अहम है। उनकी जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है परिवार के लिए खाना जुटाना। इसके लिए महिलाएं मछली और केकड़े पकड़ती हैं, साथ ही कई तरह के साग और खाना जुटाती हैं। महिलाएं कपड़ा भी बुनती हैं। बोडो महिलाएं जो दक्कना पहनती हैं वो घर पर ही बुना जाता है। इस कपड़े को साप्ताहिक हाट में बेचा भी जाता है। लेकिन हाथ से बुने इस कपड़ों से परिवार चलाने लायक कमाई नहीं हो पाती है। हमारा औरतें हैं, उन लोग बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें फिगारी रियरिंग में भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल जो है वो है खेती है हमारा मेन, तो उसी के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा ये खेती के अलावा भी हम वही कपड़े बनने का ही वही एक साधन होता है जिसके ज़रिए रोज़गार आ जाते हैं। जो प्रोडक्शन होता है ये कपड़ा वो सही ढंग से मार्केट पकड़ नहीं सका, मतलब उसका जो सही प्राइस मिलना है वो नहीं आता है। बोडो पुरुष आमतौर पर खेती का काम करते हैं। वैसे खेतों में भी महिलाओं का काम कम नहीं है। धान रोपने की जिम्मेदारी आमतौर पर उन्हीं की होती है। जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 70% से ज्यादा बोडो आदिवासी खेती किसानी करते हैं। आर्थिक स्तर के मामले में बोडो आदिवासियों की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह सिंचाई के साधनों की कमी है। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2012-2013 में काउंसिल के 4 जिलों में सिंचित भूमि कम हुई है। 2011-12 में कोकराझार जिले में कुल सिंचित भूमि थी 13,378 हेक्टेयर,
जबकि 2012-13 में ये घटकर 6,578 रह गई। चिरांग जिले में 2012-13 में 7,478 हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, लेकिन 13-14 में ये घटकर 5,644 रह गई। बक्सा में भी सिंचित जमीन में 3,000 हेक्टेयर की कमी आई। एकमात्र उदालगुड़ी जिले में सिंचित जमीन बढ़ी है। शिक्षा की बात करें तो बोडो आदिवासी इलाकों में बोडो माध्यम में पढ़ाई के लिए कई स्कूल हैं। इन स्कूलों में बोडो आदिवासी छात्रों को असमिया या बोडो भाषा में से कोई भी भाषा चुनने का विकल्प मिलता है, लेकिन साक्षरता और उच्च शिक्षा दोनों ही मामलों में बोडो आदिवासी काफी पिछड़े हैं। बोडो आदिवासियों में कुल साक्षरता दर 61% के आसपास है, जबकि 2% से भी कम छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। आदिवासी लोगों का जो गार्जियंस है, उन लोगों का जो पढ़ाई में जो ध्यान जितना भी देना चाहिए तो इसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा जो पढ़ाई की जो वैल्यू, जो उसको समान मर्यादा जो देना जो चाहते हैं, लेकिन हम लोग का जो आदिवासी का जो गार्जियंस ने इसको ज़्यादातर पसंद नहीं करता है। लेकिन सामाजिक ताने बाने, मान्यताओं, परंपराओं के मामले में बोडो समाज बेहद समृद्ध है। बोडो गांवों में घर बेशक कच्चे हैं, लेकिन एक खास वास्तुकला का पालन इन मकानों को बनाने में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मामले में बोडो आदिवासियों में परंपरागत बाथो पूजा पद्धति है। दरअसल बोडो प्रकृति की पूजा करते हैं। बोडो जनजातियों के एक बड़े हिस्से में ब्रह्मा विधि से भी पूजा होती है, जो मोटे तौर पर हिंदू धर्म की पूजा पद्धति है। बाथो और ब्रह्मा दोनों ही पद्धतियों को मानने वालों में शादी ब्याह होते हैं। इन आदिवासियों में पर्दा नहीं है। बोडो आदिवासियों में अलग अलग त्योहारों और अवसरों के लिए कई नृत्य हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय नृत्य है बागरुम्बा। समृद्ध संस्कृति के मालिक बोडो आदिवासियों के लिए आधुनिक दुनिया में कई बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटे बिना उन्हें अगर कथित मुख्यधारा में शामिल किया जाता है तो जाहिर है उनका स्थान इस मुख्यधारा में शायद सबसे निचले पायदान पर ही रह जाए। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।